हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th का पहला टॉपिक कंप्लीट किया था जिसमें उसके क्वेश्चंस और बेसिक सारी चीज़ें कंप्लीट हुई थी। देखिए, बोर्ड का पेपर एक एक दिन आपके पास आते जा रहा है। समय जैसे आप जानते हैं कि अब फरवरी में एग्जाम होता है, अभी जुलाई चल रहा है, तो एक एक दिन आपके करीब आ रहा है। तो आपको अपनी तैयारी को एक एक दिन के हिसाब से, एक एक घंटे के हिसाब से तय करना होगा कि एक एक घंटे में आप अपने एक एक सिलेबस को, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करो और रिवीजन करते रहो। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि टाइम बहुत से हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम आ जाएगा फिर आप सोचोगे कि यार मैं तो ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये नहीं पढ़ पाया। तो ऐसा नहीं करना है। अभी अभी बिल्कुल देर नहीं हुई है। अभी जो समय चल रहा है इसमें अगर आपने अपनी सारी चीज़ों को फिर से पढ़ना शुरू किया तो नवंबर दिसंबर तक जाते जाते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बचेगा 1 डेढ़ महीना जिसमें आप अपना रिवीजन कर लोगे। और अगर आप सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो फिर ये भी एक समस्या आती है कि भाई पढ़ा तो सब कुछ, बस बोर्ड के क्वेश्चन में भाई लिख नहीं पाया। ऐसा भी नहीं करना है। आप अपनी सारी चीज़ें एक अच्छे फॉर्मेट में नोट्स में लिखिए, क्लास को रेगुलर देखिए और जहाँ डाउट है वहाँ पे कमेंट में लिख के बताइए कहाँ पे डाउट है। किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, मैंने पहला चैप्टर आपका जो शुरू किया था वो रिसोर्सेज से संबंधित था, यानी पहला ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक था। और आगे के कई सारे टॉपिक, लगभग 3-4 टॉपिक आपके ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, यानी रिसोर्सेज, खासकर ज्योग्राफी में भी रिसोर्सेज से ही रिलेटेड है। हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, उसके वर्गीकरण को बारे में पढ़ा था, संरक्षण की बात करी थी और रिसोर्सेज के संरक्षण के कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं उसके बारे में जाना था। अब रिसोर्सेज में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मृदा भी एक, यानी भूमि भी, मृदा भी एक रिसोर्सेज है, जल भी एक रिसोर्सेस है। तो ऐसे ही आपके बुक में और भी आगे के जो टॉपिक हैं, जो सेकंड टॉपिक आपका बनाया गया उसमें बनाया गया भूमि और मृदा संसाधन। जो इसका अगला टॉपिक है वो आपका जल संसाधन पे है। तो संसाधन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जब आपको क्वेश्चन दिखाया था तो उसमें बहुत सी चीजें थी जो आपके पहले टॉपिक से पूछी गई थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाने के लिए लाया था कि 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड के द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है, या 9th क्लास का भी वो है मेरे पास, तो 9th वाला तो मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं 10th क्लास में आपको सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं उसको मैं एक बार आपको दिखाऊंगा और हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मुझे पहले ही लेके आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इसमें वो हो गया कि मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो मैं आपको वो सिलेबस एक बार जरूर दिखाऊंगा कि 10th क्लास का जो आयोग की तरफ से, यानी जो आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो आयोग है, वहां से जो क्वेश्चन डाले जा, मतलब जो सिलेबस दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए, आपकी जो भी बुक्स है ना वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जितने भी आपके पास बुक्स आती हैं वो सारी इसी सिलेबस पे बेस्ड होती हैं। तो मैं सिलेबस को एक बार जरूर आपको दिखाऊंगा। मैं एक सेकेंड रुकिए बस। सिलेबस 10th क्लास का देखिए, सारे सिलेबस इसमें मेंशन किए गए। वहां से उनकी वेबसाइट पे एक पीडीएफ फॉर्मेट डाला गया है जहां से सिलेबस की जानकारी हमें मिल जाती है और हूबहू उसी सिलेबस को हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए, ये आपका 10th क्लास का क्या है, मंथली, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है बेसिकली कि किस महीने में आपको क्या पढ़ना है। ये स्कूलों में लागू होता है, केवल हम तो यहाँ इस चीज़ को लागू नहीं कर रहे हैं। हम लोग जितना जल्दी होगा उतना जल्दी सिलेबस को खत्म करेंगे। तो ये 10th क्लास का सिलेबस है। और देखिए, ये सत्र इसमें दिया गया 24-25 का, यानी जब ये सत्र नया शुरू किया गया था उस समय का ये सिलेबस है और अभी भी चेंज नहीं हुआ है, सेम सिलेबस है। यानी वेबसाइट पर यही फॉर्मेट उपलब्ध है। मैं आपको इसमें जो उसका दिखाता हूँ, ज्योग्राफी में क्या आपको पढ़ना है। इसमें देखिए सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, लेकिन केवल मैं आपको ज्योग्राफी के दिखाऊंगा। इसमें मतलब जो जो मैं पढ़ाते जाऊंगा वो चीज़ें मैं आपको दिखाते जाऊंगा कि इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन किया गया और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। जो आपके टॉपिक्स हैं सेम वही चीज़ें इसमें आपकी दी गई हुई हैं। तो ये रहा आपका भूगोल का। देखिए, भूगोल में भारत एवं संसाधन और उपयोग जो पहला टॉपिक था, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब ये इकाई यूनिट थी, इस यूनिट का नाम था और उस यूनिट में एक चैप्टर था संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो संसाधन एवं उपयोग पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना था ये सब दिया गया है। अब देखिए, इसमें ही एक टॉपिक है भूमि संसाधन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जल संसाधन। इसके बाद जो आपका वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, ये ज्योग्राफी के आपके टॉपिक्स हैं जो आपके आयोग द्वारा जारी की जाती है। बिहार के खनिज संसाधन है। उसके बाद आप देखोगे शक्ति ऊर्जा संसाधन है। तो ये इतनी चीजें हैं जो इसमें आपको पढ़नी है। तो 6-7 टॉपिक, 5-6 टॉपिक ये बन रहे हैं।
तो ज्योग्राफी में हमें इतना टॉपिक पढ़ना है और हुबहू हम इसी टॉपिक्स को जो आपके बुक्स में ये चीज़ें बुक्स के हिसाब से ही दी गई हैं, यानी इसके हिसाब से बुक्स को सारे टॉपिक्स को बनाए गए हैं। तो केवल आपको ये दिखाना था कि भाई जो एकदम ओरिजिनल आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं, बाकी जो एग्जाम के पैटर्न है उसको भी फॉलो कर रहे हैं, ताकि 10th बोर्ड में आपके सेम जो पैटर्न चल रहे हैं उसी पैटर्न पे हम लोग चलें और वही कंटेंट आपको दिया जाए ताकि आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सको। तो ये रहा हमारा सिलेबस। अब इसको खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो हमें पढ़ना है मेनली। जो मेन चीजें पढ़नी है वो ये था हमारा जो सेकंड टॉपिक मैंने आपको वहां दिखाया था, मृदा एवं भूमि संसाधन। तो मृदा एवं भूमि संसाधन में हम लोगों को इसके बारे में जानना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये टॉपिक संसाधन के जितने भी टॉपिक हैं ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो बेहतर ये है कि आप पीछे के सारे टॉपिक्स को पढ़ो, देखो, क्वेश्चंस करो और फिर सेकेंड टॉपिक में आप, क्योंकि बहुत सी बातें यहाँ पे ऐसी होंगी जो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले वाले लेक्चर में कर चुका हूँ, तो उस चीज़ को दोबारा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास लंबा खींचने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टू द पॉइंट चलना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे जो चीज़ें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन की जा रही हैं। तो पहला लेक्चर आप संसाधन और उपयोग का देखना, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं इसमें। देखिए इसमें पहला ही हेडिंग आपका है भूमि एक संसाधन। अब बताइए कि मैंने जब आपको संसाधन का पहला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि संसाधन कई तरह के होते हैं। भूमि भी एक संसाधन है, यानी एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन होते हैं, और उनके उत्पत्ति के आधार पे, समाप्यता के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे कई सारे अलग अलग उनके वर्गीकरण किए गए थे। तो उन वर्गीकरणों को हमें यहाँ नहीं पढ़ना, वो वर्गीकरण वहीं तक थे पहले ही लेक्चर में। तो भूमि एक संसाधन है, तो भूमि एक संसाधन, तो भूमि एक कैसा संसाधन है? यह एक प्राकृतिक संसाधन है, यह एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है। अब एक बात बताइए, प्राकृतिक संसाधन क्यों है? यानी ये प्रकृति में, इनमें बिना किसी इसमें मानवीय हस्तक्षेप के इनका प्रयोग किया जा सकता है, यानी आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे संसाधन बना सकते हो। प्राकृतिक संसाधन का मतलब हो गया कि जिसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप न हो, वो प्राकृतिक संसाधन है। दूसरी बात, ये प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ यह एक सीमित संसाधन है। क्या है? यह एक सीमित यानी लिमिटेड रिसोर्सेस है, सीमित संसाधन है। अब सीमित संसाधन का मतलब क्या हुआ? आप एक बात बताओ, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का आकार फिक्स है, और यहाँ पे पृथ्वी का तो आकार फिक्स है, यानी लैंड यानी भूमि का आकार भी फिक्स है। तो जो मृदा है इसका भी आकार फिक्स होगा, क्योंकि पृथ्वी तो ना ही सिकुड़ रही है ना ही फैल रही है। अगर देखा जाए जनरली तो पृथ्वी का आकार फिक्स है, तो उस पर जितने भी रिसोर्सेस होंगे, प्राकृतिक संसाधन होंगे, यानी भूमि से संबंधित जो चीजें होंगी वो भी फिक्स होंगी। तो ये एक सीमित संसाधन मानते हैं हम इसे, क्योंकि ये फिक्स है। अब बताइए, जनसंख्या इंक्रीज कर रही है लेकिन भूमि तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है लेकिन भूमि तो फिक्स है, इसकी संख्या में तो वृद्धि हो नहीं रही, इसकी क्षेत्रफल में वृद्धि तो हो नहीं रही है। तो ये एक सीमित संसाधन मानते हैं, यानी सीमित संसाधन है। और मृदा एक जैव संसाधन भी माना जाता है, इसे हम एक जैव संसाधन के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि इसमें जीवित जो कीड़े मकोड़े आप देखते हैं ना, जो सूक्ष्म जो कण होते हैं, सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सब इसमें पाए जाते हैं, जिसमें खेती की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो मृदा को एक जैविक संसाधन के रूप में भी हम देखते हैं, जैविक संसाधन मानते हैं, यानी संसाधन, जैविक संसाधन कहते हैं। अब देखिए, जो मृदा है, हमारा जो देश है, ये कह सकते हैं कि कृषि प्रधान देश है, क्योंकि 50% से ज्यादा जनसंख्या कृषि कार्यों में संलिप्त है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो हमारी जनसंख्या है, यानी लगभग कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 50% पॉपुलेशन, यानी कुल जितनी भी पॉपुलेशन उसका लगभग 50% आजीविका के लिए
कृषि पर निर्भर है। यानी अब 50% आबादी, लगभग 50% आबादी, लगभग 50% आबादी आजीविका के लिए, आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यानी लगभग 50, जितनी जनसंख्या हमारी उसकी लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और कुल क्षेत्रफल का लगभग 60%, यानी भूमि का कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% क्षेत्र पर, 60% क्षेत्र पर कृषि किया जाता है। यानी जो मृदा एक संसाधन है और ये एक प्राकृतिक संसाधन है, उसके साथ साथ ये एक सीमित संसाधन है। सीमित क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि एक फिक्स है, पृथ्वी फिक्स है, तो संसाधन मतलब इसका क्षेत्रफल भी फिक्स होगा, और लोगों के हिसाब से इसकी जरूरतें मतलब इस संसाधन के रूप में परिवर्तित किए जाते हैं। लोगों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, बट मृदा फिक्स है। ये एक जैविक संसाधन है क्योंकि इसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया, छोटे कीड़े मकोड़े जो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में काम आते हैं, वो पाए जाते हैं। लगभग 50% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, और कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि किया जाता है। अब देखिए, जो ये डेटा है हमारे यहाँ कि लगभग 60% भूमि पर कृषि किया जाता है, लेकिन बाहर के कुछ देशों में ऐसा डेटा नहीं है। अगर आप यहाँ देखें कि किस देश में कितना है ये, तो आप कनाडा में देखेंगे कि केवल 5 से 6%, कनाडा केवल 5 से 6%, मतलब वहाँ के कुल भौगोलिक एरिया का लगभग 5 से 6% भूमि पर ही कृषि की जाती है। यानी वहाँ पे कृषि पे निर्भरता लोगों की कम है, लेकिन अपने यहाँ ज़्यादा है। कितनी है, लगभग 50-60% जनसंख्या कृषि कार्य करती है, और लगभग 50% जनसंख्या आबादी के लिए कृषि पर निर्भर है। जबकि और भी अन्य देश जैसे अमेरिका है, वहाँ पे भी ये 20 से 25% का आंकड़ा है। देखिए, आंकड़ा का कुल मतलब ये है कि बस आपको जानकारी के लिए, ऐसे एग्जाम्स में आपको याद नहीं रखना है, वहाँ लिखना नहीं है, बस ऐसे जानकारी के लिए। चीन में भी कुल है कि चीन का भी आंकड़ा जो है, जो यहाँ पे कृषि योग्य जो भूमि है, यानी जितने क्षेत्रों पर कृषि की जाती है, वो भी लगभग 20-22% के आसपास ही है। तो कुछ ऐसा है, लेकिन भारत में ये लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अगला हम देखते हैं कौन से हमारे संसाधन हैं, जिसमें हमने आगे पीछे की जो चीज़ें देखी उसके आगे हम देखते हैं इसमें भारत में भू संसाधन। अब भारत में भू संसाधन का मतलब ये हुआ कि भारत में जो हमारी भूमि है उस पर को संसाधन के तौर पे उसकी कितनी कितनी मात्रा को हम यूज में लाते हैं। तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कुल भूमि के लगभग 60% भाग पर कृषि की जाती है, जबकि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्र लगभग 45.3%। यानी कुल जो क्षेत्रफल है, यानी जो भूमि पे लगभग 60% भूमि पर कृषि की जाती है, तो उसमें से जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है उसका, यानी साल में कम से कम एक बार जिस भूमि पे कृषि की जाती है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जो क्षेत्र है 45.3% है। अब देखिए, वनों से आच्छादित जो क्षेत्र है वो कितना है, 21.7, यानी केवल फॉरेस्ट कवर जो एरिया है वो है 21.17%। और वन और वृक्ष यानी फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों को शामिल करते हैं, तो जो कवर एरिया है वो कितना है, 25.17%। यानी वनों से आच्छादित क्षेत्र है 21.17%। वन एवं वृक्ष यानी फॉरेस्ट और ट्री को शामिल करते हैं, तो आच्छादित क्षेत्र कितना है, 25.17%। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारी एक पॉलिसी है जिसका नाम है राष्ट्रीय वन नीति। क्या है, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय वन नीति 1952। तो जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी थी, यानी 1952 में बनी थी, इस नीति के अनुसार, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग पर वन आवरण होने चाहिए। यानी कुल 33% क्षेत्रफल पे, भारत के कुल 33% क्षेत्रफल पे वन आवरण यानी वन कवर, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अभी कितना है, केवल वन की बात करें, केवल फॉरेस्ट की बात करें तो 21.7% है, और वन और वृक्ष यानी फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों की बात करें तो 25.17। अब वृक्ष जो है ना, जैसे मान लिया आपने वृक्ष लगाए कहीं, आप वृक्ष लगाते हो ना, किसी भी पेड़ पौधों को लगाते हो तो वो वृक्ष में काउंट किए जाते हैं। और वन जो होते हैं ये सामूहिक क्षेत्र होते हैं, जो कई बार ये अपने आप भी ग्रोथ होता है इनका। तो जो ये वन वाले क्षेत्र आ जाते हैं, ये कितना है 21.7%। वृक्ष जो है वो है, वृक्ष और वन मिला लिया जाए तो ये 25.17%। और राष्ट्रीय पॉलिसी के अनुसार ये कितना होना चाहिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% क्षेत्र पर वन आच्छादित होने चाहिए। अब देखिए, संसाधन के तौर पे बंजर भूमि भी, जो पथरीली भूमि होती है, कंकड़ चूना पत्थर से संबंधित, जिस पे खेती नहीं की जाती है, वो बंजर भूमि हो जाती है। पर्ती भूमि यानी 1 से 5 साल तक जिस भूमि पर खेती नहीं की जाए वो पर्ती भूमि हो जाती है। चारागाह यानी पशुओं के लिए चारा क्षेत्र जो होता है वो भी भू संसाधन होते हैं। बाग बगीचे, जिसमें आप तरह तरह के बाग बगीचे बनाए जाते हैं ना अलग से, वो आपके बाग बगीचे भी भू संसाधन के रूप में शामिल किए जाते हैं। ये आपने देख लिया, ये क्या है कि जो हमारा कुल भूभाग है, यानी भारत के कुल भूभाग पे अगर 100 मान लिया जाए तो कुल क्षेत्रफल का 43% पे मैदान है, 30% भूभाग पे पर्वत है और 27% भूभाग पे पठार है। तो ये डेटा आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने के लिए याद रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस समझने के लिए है। अब देखिए, अब भू उपयोग जो है, यहाँ पे भू उपयोग मैं आपको बताता हूँ। भूमि का उपयोग, देखिए तमाम सारी चीज़ों को जो भी आप करते हैं पृथ्वी पर ही करते हैं, यानी पृथ्वी पर जो भूमि है उन भूमि का उपयोग आप किन किन उद्देश्यों से करते हैं, क्या क्या आपके पर्पस होते हैं उनको यूज करने के। तो बहुत सारे पर्पस होते हैं। एक तो आप वन क्षेत्र यानी पेड़ पौधों को लगाने के लिए, या जिन पे पेड़ पौधे लगे हैं उन क्षेत्रों को काउंट करते हैं, यानी वन क्षेत्र। यानी वन क्षेत्र यहाँ लगा हुआ है तो वन क्षेत्र में अब क्या आ जाएगा, कोई भी पेड़ पौधा वाला क्षेत्र, या जिस पे पेड़ पौधे लगाने हों वो क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि मैंने बताया कि जिस पे कृषि नहीं की जा सकती, पथरीली कंकड़ चूना पत्थर से संबंधित की मात्रा यहाँ पे पाई जाती है, जिससे यहाँ पे ये थोड़ी हार्ड भूमि हो जाती है, यहाँ पे कृषि नहीं की जाती। और कृषि अयोग्य भूमि यानी जिस पे कृषि नहीं की जाती हो। गैर कृषि भूमि, कृषि के अलावा जितने भी कार्य आप करते हैं वो सारे आपकी गैर कृषि भूमि में, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में शामिल होता है, जिसमें आप मान लो मकान बना रहे हो, क्या मकान, क्या सड़क बन रही है, कुछ भी मकान, सड़क, रेलवे की लाइनें जो होती हैं वो, यानी देखिए कृषि के अलावा, खेती करने के अलावा जिन भी पर्पज से आप भूमि का उपयोग करते हो आपको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में शामिल होता है, यानी गैर कृषि भूमि उसे कहते हैं। अब सारी चीज़ें इसमें आप लिख दो, कृषि के अलावा जितनी चीज़ें होंगी, घर बनाना, मकान बनाना, रेलवे बनाना, इंडस्ट्री लगाना, एयरपोर्ट बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ये सब गैर कृषि भूमि है। कृषि भूमि यानी जिसमें कृषि करते हैं वो भू उपयोग में वो भी शामिल है। पर्ती भूमि, भाई है तो ये भी भूमि का उपयोग ही हो रहा है ना कहीं, लेकिन बस इस पर खेती नहीं की जा रही थी, ये पर्ती भूमि हो गई। पर्ती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाली भूमि या अजोत भूमि, यानी कुछ भूमि ऐसी होती हैं जो पर्ती में शामिल नहीं होती हैं लेकिन उनको जोता नहीं जाता है, यानी अजोत वाली भूमि होती हैं, उन पर खेती नहीं की जाती है। आगे देखते हैं, देखिए नीवल बोया गया क्षेत्र, आपको मैं बताता हूँ कि नीवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है और सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है। नीवल बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है जिस भूमि पर एक वर्ष में कम से कम एक बार फसल बोई जाती है उसे नीवल भूमि क्षेत्र कहा जाता है, यानी साल में कम से कम एक बार उस पर खेती की जाती हो, उस खेत को हम नीवल बोया गया क्षेत्र में शामिल करते हैं।
यानी मान लीजिए कि आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और 1 हेक्टेयर ज़मीन में आप खेती करते हो, तो साल में अगर एक बार खेती करते हो तो निवल बोया गया क्षेत्र में इस एक बार को शामिल किया जाएगा, यानी 1 हेक्टेयर को शामिल किया जाएगा। यानी इसमें किसी भी क्षेत्र को केवल एक बार शामिल किया जाता है। 1 हेक्टेयर भूमि पर एक बार खेती की जाए तो नवल बोया गया क्षेत्र 1 हेक्टेयर होता है। यानी एक बार आप खेती कर रहे हैं 1 हेक्टेयर भूमि पे, तो नवल या निवल बोया गया क्षेत्र जो आपका होता है वो 1 हेक्टेयर होता है। अगर यहीं पे आप एक से अधिक बार खेती करते हैं तो सकल बोया गया क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो सकल बोया गया क्षेत्र भी देख लेते हैं कि सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है कि एक वर्ष में जितनी बार आप किसी खेत में किसी भूमि पर कृषि करते हो, यानी एक वर्ष में जितनी बार फसल बोई जाती है, उन सभी फसलों के कुल क्षेत्रफल को जोड़कर जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है उसे आप सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी 1 हेक्टेयर ज़मीन में अगर आप साल में 3 फसलें लगाते हो या 2 लगाते हो, तो जितनी बार आप लगाओगे उतनी बार इस क्षेत्र को सकल बोया गया क्षेत्र में शामिल किया। मान लो आपने 2 बार फसल लगा ली 1 हेक्टेयर भूमि पर, 1 हेक्टेयर भूमि पर आपने साल में 2 बार फसलें लगा ली, तो इसे 2 बार काउंट किया जाएगा। यानी 1 हेक्टेयर को हम 2 हेक्टेयर काउंट करेंगे कि जो सकल बोया गया क्षेत्र है वो 2 हेक्टेयर हो गया। अगर आपने एक साल में 3 तरह की फसलें लगाई, 3 बार खेती की, 3 तरह की फसलों का नहीं, मान लीजिए कि हर एक फसल का जो पैटर्न होता है वो 3 से 4 महीने का होता है। 100 से 120 दिन की फसलें होती हैं, यानी लगभग उसको बीज लगाने से यानी सीडिंग से लेके उसको जब आप वो पूर्ण अवस्था में चला जाता है काटने तक, उसके आप 100 से 120 दिन उसको टाइम लगता है। तो 100 से 120 दिन की अगर अलग अलग फसलें लगाई जाती है, मान लो कि शुरू के 3 महीने आप 4 महीने कोई और फसल लगा दिए, अगले 4 महीने किसी और फसल को लगा दिए, उसके अगले 4 महीने किसी और फसल को लगा दिए, तो पूरा 1 साल कवर हो गया। पूरे 1 साल में आपने 3 तरह की फसलें लगाई, 3 बार लगाया, तो 1 ही हेक्टेयर भूमि को सकल निवल बोया गया क्षेत्र, सकल बोए गए क्षेत्र में 3 बार काउंट किया जाएगा। 1 हेक्टेयर भूमि को 3 हेक्टेयर मान लिया जाएगा। ऐसे हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भारत में भू उपयोग का प्रारूप, यानी भारत में भूमि उपयोग का पैटर्न क्या है, कौन से पैटर्न पे भूमि का उपयोग किया जाता है। तो अब देखिए कि भारत में जब भू उपयोग का आप पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न में कई चीज़ें हैं जो हमें जाननी होती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारकों में भौतिक कारक मतलब जो दिखाई देने वाले कारक हों, मूर्त कारक हो, रियल हो या और विजुअल हो, यानी जो दिखाई देते हों और जो वास्तविक हों, वो कारक शामिल होते हैं। यानी भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय, और ये हो गए आपके भौतिक कारक में। और देखिए मानवीय कारक में क्या है, जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी क्षमता की बात हो रही है। प्रौद्योगिकी क्षमता यानी टेक्नोलॉजिकली इफिशिएंट कितना है वो। उसके बाद देखिए संस्कृति यानी कल्चरल, परंपराएं, ट्रेडिशंस यानी संस्कृति के साथ साथ परंपरा भी देखना है, किस परंपरा से भूमि का उपयोग किया जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भूभाग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी मैंने आपको बताया कि अगर भारत को 100% मान लिया जाता है तो 43% पे मैदान है और 27% पे आपके पठार हैं और 30% पे आपके 30% पे क्या था, पर्वत था। तो ये अगर आंकड़े आप देखें तो अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन भारत को अगर पूरे इस क्षेत्र को 100 मान लेते हैं तो जो भूभाग है हमारा वो कितना है, 93%। यानी जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है वो केवल 93% भूभाग के ही हैं। अभी 7% कहाँ चला गया। तो यहाँ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से नहीं देखना है, बस ये देखना है कि भारत की कुल भूभाग का 93% ही आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, डेटा उपलब्ध है। क्योंकि कुछ भूमि पूर्वोत्तर राज्यों की है जो नक्सल स्टेट थे, जहाँ पे सर्वे टीमें नहीं जा पाती थी या किसी कारण से नहीं हो पाता था, या विवादित ज़मीन थी। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर का आप कुछ हिस्सा देखेंगे कि पाकिस्तान के पास भी है, कुछ चाइना के पास भी है। तो ये इस क्षेत्रों में तो आप सर्वे नहीं कर सकते, इस क्षेत्रों को आप शामिल नहीं कर सकते। लद्दाख का भी कुछ हिस्सा आप देखिए चाइना के पास है। तो इन क्षेत्रों को शामिल नहीं करने की वजह से भारत के कुल क्षेत्रफल में से इतने क्षेत्रफल की मतलब लगभग 7% की कमी है, यानी 97% क्षेत्रफल के ही हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। अब देखिए
जो प्रारूप है भूमि यूज का जो पैटर्न है उसमें आप पशुधन की संख्या देखिए, यानी पशुओं के लिए भी चारा के लिए भूमि का भी उपयोग किया जाता है। देखिए पशुधन की संख्या ज़्यादा है अपने यहाँ, जो पशुधन है यानी जो जानवर है जिन्हें हम पालते हैं, गाय भैंस बैल ऐसी चीज़ें, तो इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन इनके लिए अस्थायी चारागाह के अंतर्गत भूमि उपलब्ध नहीं है भी तो बहुत कम है। यानी पशुओं की संख्या के आधार पे भूमि कम है, यानी चारागाह क्षेत्र कम है। आप देखिए आपके क्षेत्र में कहीं चारागाह क्षेत्र पाए जाते हैं, बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, यानी पशुओं की संख्या तो बहुत है लेकिन चारागाह क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए 60% क्षेत्र पे कृषि की जाती है, यही पैटर्न है। 40% लगभग 40% भूमि गैर कृषि योग्य मैंने आपको बताया था कि जिसपे आप कृषि के अलावा सारी चीज़ें करते हैं, मकान बनाना, रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरियाँ, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, सड़क, ये सारी चीज़ें आप किया जाती हैं गैर कृषि उद्देश्य से। यानी भूमि का प्रारूप है, उपयोग का जो प्रारूप है वो गैर कृषि उद्देश्य से भी की जा रही है। अब देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग भारत में अगर औसत सबका देख लिया जाए तो सारे राज्यों का मिला लिया जाए तो औसत शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 45%, यानी कुल भूमि का लगभग 45% ही भूमि ऐसी है जिस पे साल में एक बार खेती की जाती है। जबकि अगला आंकड़ा देखिए, अगला आंकड़ा कह रहा है कि जो पंजाब है ना, पंजाब में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र पाया जाता है, यानी पंजाब के भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा खेती के लिए यूज किया जाता है। मतलब पंजाब में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 81% है। मतलब इसका हुआ कि कम से कम वहाँ के सभी 81% भूमि पर एटलीस्ट एक बार खेती की जाती है। दूसरी बात देखिए, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र का आंकड़ा हरियाणा दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश 67.9 है, बिहार का देखिए 56.8, यानी यहाँ पे ज़्यादातर भूमियों पर एक बार भी खेती नहीं की जाती है। अगला देखिए अरुणाचल प्रदेश में कितना कम है, अंडमान निकोबार में तो 1.4% सकल बोया गया क्षेत्र है, यानी बहुत कम मात्रा में वहाँ कृषि की जाती है। ये आंकड़े आप कह रहे हैं। आगे देखते हैं हम इसमें कि भूमि क्षेत्र का ह्रास या भूमि निम्नीकरण। अब देखिए भूमि क्षेत्र का ह्रास क्या होता है कि भूमि की गुणवत्ता, भूमि की मात्रा, भूमि के जो सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट जो उसके होते हैं, अगर उसमें कमी आती है तो हम ये कहते हैं कि भूमि का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी भूमि का ह्रास हो रहा है या भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इन दोनों शब्दों को आप एक ही समझ के पढ़ना कि भूमि का ह्रास या भूमि का निम्नीकरण क्या होता है। देखिए भूमि की मात्रा में कमी, मैंने आपसे कहा कि भूमि की मात्रा, मृदा संसाधन जो वो तो है सीमित है, और सीमित के साथ साथ फिक्स है, यानी पृथ्वी का आकार सीमित है लेकिन जनसंख्या का आकार सीमित नहीं है। जनसंख्या क्या है, डायनेमिक है, घटते बढ़ते रहती है, घटती नहीं है, जनसंख्या बढ़ती ही है। आप देखोगे कि आज़ादी के बाद से जनसंख्या कैसे बूम हुई है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या आने वाले समय में भी वृद्धि की तरफ ही जाएगी। तो मृदा की संसाधन जो है, मृदा संसाधन सीमित है लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ने के साथ भूमि की मात्रा में कमी आएगी ना। एक ही घर में आप देखो, किसी के पास 10 बीघे ज़मीन है, उसके पिताजी अकेले थे, 4 भाई हो गए तो 4 जगह बढ़ गई, यानी पर पीपल लैंड की जो एरिया है वो कम होती जा रही है। तो वही बात यहाँ पे है कि भूमि डिग्रेडेशन में, यानी भूमि का ह्रास में भूमि की मात्रा में कमी, साथ ही साथ भूमि की गुणवत्ता में कमी। भूमि की गुणवत्ता में कमी आ रही है, कैसे आती है पता है? जब आप खेती करते थे तो पहले भूमि की, आप किसी क्षेत्र में जो बहुत ही उर्वरक भूमि होगी, बहुत ही गुणवत्ता वाली भूमि होगी, तो अगर आप उसमें 10 किलो अनाज बोते होगे तो हो सकता हो कि आपको 2 क्विंटल अनाज मिलता होगा। लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी आने के बाद हो सकता हो कि आप 10 किलो बो तो आपको 1.5 क्विंटल ही अनाज मिले। तो गुणवत्ता में कमी आ रही है। उपज और उत्पादकता में कमी आ रही है। उपज का मतलब आप समझो यील्ड क्या होता है, YIELD। यील्ड एक तरह का प्रॉफिट होता है, यानी मान लो आप खेत में 1 kg अनाज लगाते हो किसी एक निश्चित एरिया में, यानी ये एक छोटा सा टुकड़ा है खेत का, मान लो ये 1 बीघे का ही 1 कट्ठा है, मान लो 1 कट्ठा या 1 बिस्वा भी बोलते हैं कई जगह, कट्ठा बिस्वा, तो आप 1 कट्ठा या बिस्वा मान लो जो भी है ये, और इसमें मान लो आप 1 kg अनाज लगा रहे हो, तो 1 kg अनाज लगाने के बाद कितना अनाज आपको उसको बोने यानी सीडिंग करने के बाद, उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको कितना अनाज प्राप्त होता है, वो आपका यील्ड कहलाता है।
यानी आपने 1 केजी अनाज लगाया और आपको आपके खेत में 10 केजी अनाज प्राप्त हुआ, तो आपको कितना प्रॉफिट मिला? 9 केजी प्रॉफिट हुआ ना आपका। तो जो जितना प्रॉफिट आपका होता है उसी को हम यील्ड यानी उपज कहते हैं। दूसरी बात, उपज के साथ साथ यहाँ पे एक और शब्द है उत्पादकता, जिसको आप प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास यही 1 बीघा एक कट्ठा या 1 बिस्वा खेत है, तो इस एक खेत में आप 1 केजी अनाज लगाते थे तो आपको मिलता था कितना? 10 केजी अनाज। लेकिन उसी एक बिस्वा 1 कट्ठा भूमि में आप कोई 1 केजी गेहूँ लगाते हो तो वो आपको कम मात्रा में मिले, तो आप ये क्या कहेंगे कि उस खेत की उत्पादकता कम है। यानी जितना आप लगाते हो उस खेत की तुलना में अगर आपको अनाज कम मिलता है तो आप उत्पादकता में कमी कहते हैं, यानी उसकी उत्पादकता में कमी हो रही है। दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि से पृथ्वी पर एक भार पड़ता है, खेती पर एक भार पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 1 बीघा खेत था, आप उसमें अनाज लगाते थे, आप घर में 4 लोग थे, तो कुछ अनाज खाते थे, कुछ अनाज आप बेच भी देते थे ताकि दूसरे लोगों को उसका लाभ मिलता था। लेकिन आज क्या है, जनसंख्या बढ़ने से 4 की जगह 8 लोग हो गए हैं और 1 बीघे ज़मीन की जो खेती है, जो फसल उगाई जाती है, वो व्यक्ति खुद कंज्यूम कर लेता है। तो बाहर के लोगों को, जिनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा में कमी के साथ साथ भोजन की मात्रा यानी उत्पादन की मात्रा में भी कमी आती है और लोगों के कंजप्शन पे भी इसका असर पड़ता है, यानी लोग भूखे रहते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग भूखे नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप जो हंगर इंडेक्स आता है हमारे एक देश में, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन द्वारा रिलीज किया जाता है, तो उस हंगर इंडेक्स में आप देखेंगे कि लगभग पूरे विश्व में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो भूखे रहते हैं। भूखे रहने का मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में उनको केवल 1 टाइम का खाना मिलता है, उनको हम हंगर इंडेक्स में उनको शामिल किया जाता है, यानी उस व्यक्ति को भूखा माना जाता है जिसको केवल 1 टाइम का खाना मिले 24 घंटे में। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में एक बार भी नहीं मिला, केवल 1 टाइम का जिनको खाना मिलता हो उनको हम हंगर इंडेक्स में शामिल करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा में कमी आ रही है। मैंने बताया कि घर में 1 लोग थे, उनके पास 10 बीघे ज़मीन थी, उनके 4 बच्चे हो गए, ज़मीन छोटी हो गई। फिर उन 4 बच्चों को अगर 1-1 बच्चे होते तब भी 4 होंगे। तो वैसे ही देखिए ज़मीन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। कारखानों उद्योगों में वृद्धि से भूमि की मात्रा में कमी आती है। देखिए, कारखाने अगर आप खेती वाली भूमि पर लगा देंगे, कोई इंडस्ट्री लगा देंगे, तो भूमि की मात्रा कम हो गई। भूमि की मात्रा कम हो गई तो उसमें खेती भी तो नहीं होगी, तो क्या होगा? भूमि और फसल की उत्पादकता दोनों में वो कमी आएगी। अत्यधिक जल भराव के कारण भूमि का ह्रास। देखिए, बहुत ज़्यादा जल होने के साथ जहाँ पे जल जमा होता है वहाँ पे भूमि के जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, लीचिंग एक शब्द होता है, या बहुत आगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो पढ़ोगे, वहाँ से न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, जो पोषक तत्व होते हैं ना, पानी की मात्रा में वो रिस के नीचे चले जाते हैं और भूमि की ऊपरी परत पे उर्वरकता की मात्रा यानी उर्वरक की मात्रा नहीं होने के कारण खेती नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अत्यधिक जल भराव के कारण, आप सीधा देखो ना, कहीं आपके गांव में या खेतों में बहुत ज़्यादा जल भर जाता होगा तो पानी उसमें खेती नहीं हो पाती है। खेती नहीं हो पाती है तो क्या हुआ? भूमि का ह्रास ही तो हुआ, निम्नीकरण हुआ। आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, राजस्थान गुजरात में नमक के लवड़े, वहाँ पे नमक, समुद्री क्षेत्र है, नमक बनाए जाते हैं, तो नमक के जो कण होते हैं ना वो भूमि के ऊपर जमा हो जाते हैं। भूमि के ऊपर जमा हो जाने के साथ भूमि को वहाँ पे उसको वायु, पानी, इन सब चीज़ों से खारा पानी हो जाता है, खारापन बढ़ जाता है, यानी पीएच उसका बढ़ जाता है। भूमि का पीएच बैलेंस होना चाहिए खेती करने के लिए, बहुत अम्लीय नहीं होना चाहिए, बहुत क्षारीय। साइंस में आप पढ़ेंगे पीएच क्या होता है। पीएच बस एक स्केल होता है, अगर 7 से नीचे है तो आप इसे मानते हैं कि ये एसिड है, अम्लीय है, और 7 से ऊपर होता है इसकी वैल्यू तो आप इसे कहते हैं कि ये बेस है, यानी बेसिक है। तो ये चीज़ है, हर चीज़ की पीएच की वैल्यू डिसाइड की जाती है, यानी न्यूट्रल पीएच, एक न्यूट्रल पीएच भी होता है। तो न्यूट्रल पीएच में भी कई जगह खेती की जाती है। एसिडिक फील्ड में खेती नहीं की जाती है। हमें खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त जो चीज़ें होती हैं वो होता है क्षारीय मृदा, बहुत ज़्यादा क्षारीय ना हो, बहुत ज़्यादा लवणीय ना हो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं कि बर्फ़ के कारण भूमि का ह्रास होता है। आप देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में बर्फ़ से भूमि ढक जाती है, बर्फ़ से भूमि ढकने के कारण वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हैं।
तो ये भी एक रीज़न है कि बर्फ़ से ढकने के कारण आप खेती नहीं करेंगे, यानी भूमि क्षेत्र का ह्रास हुआ। भूमि के कटाव के कारण भूमि का ह्रास हो रहा है। देखिए, जो खेत होते हैं ना, या जो पानी के किनारे के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? ताकि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, मृदा को संगठित रखते हैं, यानी इंटीग्रेटेड रखते हैं उनकी जड़ों से। और जब आप पेड़ काट देते हैं तो उनकी जड़ें वहाँ से हट जाती हैं और मृदा एकदम असंगठित हो जाती है, यानी ढीली पड़ जाती है। जब पानी आता है तो पानी के बहाव में उस पर एक फोर्स लगता है, जिसके कारण मृदा का कटाव होता है। खासकर आप ये नदी इलाकों में देखेंगे, नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरा, अपर्दन से भूमि का ह्रास होता है। अपर्दन क्या है? आप देखेंगे कि खेतों में जो धूल होती है ना, जब खेत सूख जाने के बाद धूल इकट्ठा होता है, तो जो हवा की वजह से या पानी की वजह से जो धूल बहकर किसी दूसरी जगह पर चली जाती है, उसे आप अपर्दन कहते हैं। और दूसरी जगह जाके वो फिर से इकट्ठा हो जाती है, तो जहाँ से उड़ के जाती है वो वहाँ पे भूमि का ह्रास होता है। क्योंकि भूमि के ऊपरी परत में ही फसल लगाई जाती है। सबसे उर्वरक, सबसे न्यूट्रिएंट, सबसे पोषक जो होता है वो ऊपर की लेयर होती है। तो ऊपर की लेयर में ही अगर उसका अपर्दन हो जाए, ह्रास हो जाए, तो आप फसल वहाँ पे नहीं लगा सकते। मतलब फसलों की ग्रोथ ही नहीं होगी वहाँ पे अगर आप लगाओगे भी तो। अगला दे, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। भाई पोषक तत्व ही तो फसलों को चाहिए, केवल मृदा के साथ साथ पोषक तत्व भी तो चाहिए, जिससे उनको ग्रोथ होता है। भाई आपको खड़ा कर दिया जाए और खाना नहीं दिया जाए तो आपका ग्रोथ कैसे होगा? तो ग्रोथ के लिए उसको पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो मृदा के ह्रास से पोषक तत्वों का भी ह्रास होता है। खनन कार्य से भूमि का ह्रास, आपने देखा होगा कि जहाँ पे खुदाई या जहाँ पे कोयला या कई तरह के खनन किए जाते हैं, बालू भी निकाले जाते हैं, कुछ अलग तरह की मिट्टियाँ भी इकट्ठा की जाती हैं, तो इकट्ठा करके फिर से उसको खाली छोड़ दिया जाता है। और खाली छोड़ने के बाद जब बारिश होती है तो वो फिर से बेढंगे तरीके से वो सब टूट फूट के और ज़्यादा कटाव करने लगता है, यानी वो भूमि दोबारा उपयोग के लायक नहीं होती है। तो उससे खनन कार्य से भी भूमि का ह्रास हो रहा है। पशुचारण, पशु चलते हैं ना, जानवर जिस एरिया में चरते हैं तो उनके खूर से ना, जो खूर होता है ना उनका, उनसे मृदा को नुकसान पहुंचता है। मृदा को ऐसे वो काटते जाते हैं, फिर काटते हैं तो मृदा वहाँ पे असंगठित हो जाती है, और जब आंधी या बारिश की वजह से वो मृदा दूसरी जगह बह के जाती है तो वो वहाँ की उपस्थित मृदा का ह्रास हो जाता है। यानी अपर्दन के जो कारक होते हैं कई सारे होते हैं, जल भी होता है, वायु भी होता है, और भी होते हैं। तो जो अपर्दन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना यानी जाना। तो इससे आप देखिए, पशुचारण हो गया। वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई। मैंने आपसे बोला कि वन को काट देने से उस पेड़ में नमी की मात्रा में कमी आ जाती है, साथ ही साथ वनों को असंगठित मतलब संगठित रखने वाला एक कारक वहाँ से हट जाता है। तो मृदा में क्या आता है, ढीला हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, जिससे उनका अपर्दन का चांस बढ़ जाता है। अति पशुचारण, बहुत ज़्यादा पशु के चरने से भी मृदा का ह्रास होता है। मरुस्थलीकरण, अब देखिए मरुस्थलों में क्या है, आप कभी मरुस्थल देखे होंगे, देखेंगे केवल बालू है, वहाँ पे नमी की मात्रा है नहीं, और वहाँ पे बड़े पेड़ नहीं होते, छोटे पेड़ होते हैं। तो मरुस्थलीकरण वाले क्षेत्रों में यानी भूमि का ह्रास हुआ है, तो मरुस्थल का भी एक रोल है। मरुस्थल में आप खेती नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जल ग्रहण क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, पूरी तरह से वो ड्राई होते हैं। आप हज़ारों लीटर पानी डाल दोगे, पता नहीं लगेगा कहाँ गया। ऐसे ही लूनी नदी, राजस्थान में एक लूनी नदी है, वहाँ की मुख्य नदी है। वो लूनी नदी राजस्थान से ही में बहती है, और लूनी नदी ना उन मरुस्थलों में खो जाती है। मतलब वो किसी सागर में जाके अरब सागर में नहीं गिरती है, मरुस्थलों में ही वो विलुप्त हो जाती। इतना ज़्यादा मरुस्थल की मात्रा है वहाँ पे, और इतना ज़्यादा वो ड्राई है कि पूरी नदी उसमें सोखने लगती है, वो पता भी नहीं लगता है। तो एक लूनी नदी, राजस्थान, आप याद रखेंगे। अगला हम देखते हैं भूमि क्षेत्र का ह्रास या निम्नीकरण। देखिए, निम्नीकरण के उपाय, यानी जो भूमि का ह्रास हो रहा है या निम्नीकरण हो, इसका उपाय क्या है? अब देखिए इसमें क्या है, जो मैंने आपको भूमि ह्रास के कारण बताए, इसी का प्रिवेंशन, यानी इसी को अगर आप रोक देते हैं तो यही आपका बन जाता है भूमि निम्नीकरण का उपाय। अब बताइए कि भूमि जनसंख्या की मात्रा को अब अगर आप कम कर देते हैं तो भूमि के ह्रास में कमी आएगी? नहीं आएगी। यानी जनसंख्या की मात्रा को और बहुत अधिक न बढ़ाया जाए, कारखानों या उद्योगों को न लगाया जाए, यानी जो जो काम इसमें हो रहा है बस इसी को रोक देंगे तो भूमि निम्नीकरण का काम हो जाएगा, यानी भूमि निम्नीकरण को रोकने का काम हो जाएगा। हमारा हेडिंग तो यही कह रहा है ना कि भूमि क्षेत्र का ह्रास या निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या है। जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है बस इसी को रोकते जाइए। अत्यधिक जल जमाव, यानी जल जमाव की होने की स्थिति ही न क्रिएट की जाए, होने की स्थिति ही न उत्पन्न की जाए, तो भूमि का
भूमि के निम्नीकरण का उपाय होते जाएगा। अब देखिए इसमें ये सारी चीज़ें यहीं से लिखनी है, इसमें जो चीज़ें इसी का अपोजिट आपको लिखेंगे तो ये उपाय बन जाएगा। अब देखिए बर्फ़ के कारण भूमि का ह्रास हो रहा है, यानी बर्फ़ को वहाँ न जमने दिया, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जो पॉसिबल कारण है केवल उनको ही करना है। अब देखिए अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ पौधे लगा के, खनन कार्य को रोका जा सकता है, पशुचारण को रोका जा सकता है, वन उन्मूलन को रोका यानी वनों की कटाई उन्मूलन को रोका जा सकता है, बहुत अधिक पशुचारण को रोका जा सकता है, मरुस्थलीकरण को भी रोका जा सकता है। कैसे? पौधे लगाकर। यानी मरुस्थल के विकास को रोकने का एक ही तरीका है कि उनके जहाँ मरुस्थल का विकास शुरू हुआ है वहाँ पे ढेर सारे आप पौधे लगाओ। पौधे लगाने से क्या होगा कि उस क्षेत्र की नमी बनी रहती है और मृदा को ये संगठित रखता है, इंटीग्रेट करके रखता है। तो इससे क्या होता है, मरुस्थल का प्रभाव कम होने लगता है। तो आप जितना भी लिखना इसमें भूमि क्षेत्र का ह्रास या निम्नीकरण के उपाय में, ये जितना मैंने भूमि क्षेत्र का ह्रास या निम्नीकरण के जो मैंने कारण बताए उसी का अपोजिट यहाँ पे आपको लिखते जाना है। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं आपको इसमें ही बताऊंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से करना इतनी चीज़ें। अब देखिए मृदा संसाधन, अब हम बेसिकली बस लास्ट पॉइंट बचा हमारा मृदा संसाधन इसमें, इसके बाद आगे नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो मृदा संसाधन क्या है, मृदा संसाधन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है मृदा संसाधन? भाई भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, वही आपने भूमि और मृदा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये देखिए कि पृथ्वी पे मौजूद सभी क्षेत्रों को आप भूमि कह देते हैं, लेकिन क्या पहाड़ों पे मृदा पाई जाती है? पत्थर के अवशेष के ऊपर जो पहाड़ होते हैं, पथरीले क्षेत्र होते हैं, उस पर मृदा पाई जाती है? नहीं। मृदा का निर्माण चट्टानी क्षेत्रों में ही होता है, चट्टानी ऑब्जेक्ट से ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय इसके लगता है। और मृदा के निर्माण के बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। आगे के जब हम लेक्चर में बात करेंगे तो उसमें मृदा निर्माण के कारक और मृदा की कौन कौन से कंपोनेंट यानी कौन कौन से अलग अलग मृदा के प्रकार हैं उन्हें हम समझेंगे। अभी आप इतना समझिए कि मृदा संसाधन क्या है। मृदा, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इसी में होती है। कृषि से संबंधित सभी क्रियाएं मृदा पर ही होती है, यानी कृषि से संबंधित जो, देखिए कृषि तो अब कई तरह के होने लगी है। आप गमले में लगा सकते हैं, पानी वाले क्षेत्र में एक्वापोनिक्स नाम से जानते हैं, हवा वाले क्षेत्रों में यानी कुछ ऐसी तरह की कृषियाँ हैं जिसमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। आप सारे वो न्यूट्रिएंट उसको पानी में डाल दो या उसका छिड़काव कर दो उनके ऊपर, मतलब मृदा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे इस कंटेंट के जो किताब में जो मेथड दिया हुआ है अभी वो सब तो बहुत एडवांस लेवल की हो गई, लेकिन अभी आप देखिए कृषि से संबंधित सभी क्रियाकलाप मृदा पर ही होते हैं। मतलब सारी तरह की कृषि आप बिना मृदा के नहीं कर सकते हो। कुछ फल फूल जैसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक है गेहूँ चावल इनको करना बहुत ही मतलब कॉस्टली पड़ जाएगा। ये पौधों का विकास मृदा में ही होता है, विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण मृदा में ही होता है। मृदा एक जीवन तंत्र यानी लिविंग सिस्टम है, यानी मृदा में छोटे छोटे सूक्ष्म कण, छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट, इंसेक्ट पाए जाते हैं जो मृदा के न्यूट्रिएंट को बनाए रखते हैं। इसलिए मृदा एक जीवन तंत्र यानी लिविंग सिस्टम इन्हें माना जाता है। आगे देखते हैं कि यह एक सीमित संसाधन, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक सीमित संसाधन है। जनसंख्या तो बढ़ रही है, लोग तो बढ़ रहे हैं, पर मृदा क्या है, फिक्स है। यह एक मौलिक संसाधन यानी फंडामेंटल रिसोर्सेज। और फंडामेंटल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, मतलब एकदम बेसिक है। अगर कुछ भी करना हुआ तो अगर हमारे पास मृदा नहीं है, हवा में तो आप नहीं कर पाओगे ना, पानी में तो नहीं कर पाओगे। पानी भी रुका है तो उसको कहीं ना कहीं नीचे एक सतह मिली हुई है, वो किसकी है, वो मृदा की है। तो आप ये देखिए यह एक मौलिक संसाधन है, यानी ये एक फंडामेंटल रिसोर्स है, सबसे बेसिक। मौलिक का मतलब मान लीजिए कि सबसे बेसिक, यानी एकदम बेसिक कि इसके नीचे अब आप फिर बेसिक चीज़ें नहीं बना सकते। यानी हमारी ज़रूरत के लिए सबसे बेसिक चीज़ है मृदा, जिसको हम मौलिक संसाधन कहते हैं। अब देखिए भूमि मिट्टी का आधार है परंतु मिट्टी नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि भूमि जो है, भूमि पृथ्वी सभी क्षेत्रों का भूमि कह देते हैं, वो केवल मृदा का आधार है, मिट्टी नहीं है। मिट्टी की प्रक्रिया दूसरी होती है। मृदा पृथ्वी का नैसर्गिक आवरण है। मृदा पृथ्वी का नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, यानी ये प्राकृतिक द्वारा नेचुरल हमें प्राप्त हुई हैं और ये सभी जीवों और वनस्पतियों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है।
यानी ये नैसर्गिक आवरण है, पृथ्वी मृदा का नैसर्गिक आवरण है जिसमें चट्टानों और खनिजों के सूक्ष्म कण, विनष्ट हुई वनस्पतियाँ यानी जो वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, अनेक जीवित सूक्ष्म पदार्थ तथा छोटे जीव, जल, वायु तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। यानी मृदा ही एक ऐसा तंत्र है जिसमें सभी तरह के पदार्थ, सूक्ष्म कण, सड़े गले पदार्थ, जीवित पदार्थ, अच्छे पदार्थ, बुरे पदार्थ सारे मृदा में ही पाए जाते हैं। तो देखिए अगला जो हम पढ़ेंगे इसमें मृदा निर्माण हम पढ़ेंगे कि मृदा निर्माण क्या है, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं और मृदा के प्रकार क्या हैं। ये एक लेक्चर हो गया। अगले एक लेक्चर में हमारा क्लास 10th वाला जो सेकंड चैप्टर था मृदा संसाधन, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अभी इसमें एक लेक्चर आपका बच रहा है, यानी पहला लेक्चर था, इसके बाद दूसरा होगा। दूसरे में ये टॉपिक, ये जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था सेकेंड वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी चीज़ों का आप पढ़ के आना। फिर मृदा निर्माण, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और रिलेटेड भी है। हर आदमी को पता है मृदा क्या है, बट किसी को पता नहीं कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। जिस चीज़ में आप रहते हो, जहाँ पे आप रहते हो, वो चीज़ जानना सबसे ज़रूरी हो। तो इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और इतना आप लोग अगर देख के आना, नोट्स बनाना, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, और डाउट्स हो तो उसमें पूछना, फिर अगले क्लास में उसको रिप्लाई किया जाएगा आपको। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।